आप कंप्रेस कर सकें। जो भी आपका डेटा है वो काम का है, लेकिन फिर भी आपके पास में स्पेस अवेलेबल नहीं और आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। तो इन केसेस में आप उसका आर्काइव क्रिएट कर लो, जिसको कंप्रेस करना कहते हैं। ठीक है, वो आपके मेटा डेटा को, आपके फाइल्स को वो थोड़ा सा टारबॉल में क्रिएट करके फाइल को थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, फाइल का साइज। ठीक है, फिर एक्चुअल जो फाइल रहेगी वो आप डिलीट कर सकते हो, तो इससे आपका थोड़ा सा स्पेस क्लीन हो जाएगा। ठीक है, बैकअप पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। दूसरा, एप्लीकेशन वगैरह अगर कोई भी इंस्टॉलेशन करना है तो पैकेजेस वगैरह जो रहते हैं आरपीएम के, उससे इंस्टॉलेशन वगैरह होता था लिनक्स सिस्टम में, और आज भी होता है। लेकिन जैसे कि मान लो अपाचे वेब सर्वर का एप्लीकेशन हो गया, अपाचे टॉमकैट का एप्लीकेशन हो गया, मोंगोडीबी का, माइस्क्ल का एप्लीकेशन हो गया, राइट। ऐसे एप्लीकेशन आप बाइनरी से भी कर सकते हो। टारबल को बाइनरी भी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर में मान लो अगर आपने अपाचे टॉमकैट का एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करने का ट्राई किया और बाइनरी से ट्राई कर रहे हो आप, तो उसके अंदर में अपाचे टॉमकैट का पूरा कोड रहेगा, जिसका टारबल क्रिएट क्रिएट रहेगा, और वो आपको इंटरनेट से इजीली डाउनलोड करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले गेम वगैरह खेलते थे पीसी में, लैपटॉप वगैरह में, तो कोई फ्रेंड आपका अगर आपसे गेम मांगता था तो आपके पास में अगर सेटअप फाइल नहीं होता था उसका, तो आप सी फाइल उसको कॉपी करके देते थे और वही गेम उसके इसमें रन हो जाता था, बराबर। अब वो गेम रन तो होता था, तो उसमें उसके अंदर में कितनी भी जितने भी इंस्टॉल्ड नेसेसरी लाइब्रेरीज वगैरह रहती थी वो एप्लीकेशन की, उस गेम को रन करने के लिए। ठीक है, वो सारे का सारा डेटा वो उठा करके दे देता था, और जैसे ही वो क्लिक करता था आइकन पे तो गेम रन होना शुरू हो जाता था। करेक्ट। अब गेम रन होना शुरू होता था तो वो सी फाइल का कॉन्फ़िगरेशन था ना, पूरा का पूरा सेटअप था कि एक्चुअल में नहीं था। तो वैसे ही बाइनरी के अंदर में कोड रहता है एप्लीकेशन का पूरा, जिसको कहते हैं अपन टारबल, और उसको बाइनरी भी बोलते हैं। ठीक है, उसका यूज़ करके भी आप एप्लीकेशन सेटअप कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी यूज़ किया जाएगा, सेटअप करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा, प्लस अगर आपको बैकअप लेना है, किसी भी फाइल का साइज़ रिड्यूस करना है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग 3 मेथड देखेंगे टारबल क्रिएट करने के लिए। टारबल को, अगर आप टारबल क्रिएट करें तो उसको कहते हैं कंप्रेस करना, मतलब आर्काइव क्रिएट करना। ठीक है, और अगर आप अनकंप्रेस कर रहे हैं तो उसको कहते हैं अनआर्काइव करना, अनकंप्रेस करना। अगर मतलब टारबल का कंटेंट जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, टारबल के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अनआर्काइव, राइट। एक्सट्रैक्ट करना, अनकंप्रेस करना, और अगर टारबल के अंदर में डाल रहे हो तो कंप्रेस क्रिएट करना। ठीक है, तो हम लोग 3 मेथड देखने वाले हैं यहाँ पे। पहला मेथड रहेगा अपना डॉट टार वाला। ठीक है, दूसरा मेथड रहेगा अपना gz वाला, जिसको कहेंगे gzip टारबल क्रिएट करने वाला मेथड। ठीक है, और उसके बाद वाला रहेगा आपका bzip2 वाला मेथड। ठीक है, तो ये मैंने फाइल बनाई जिसके अंदर में मैंने टार कमांड के सारे ऑप्शंस लिख करके रखे, बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने बस ऑप्शन यहाँ पे लिखे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो टार कमांड इज यूज फॉर क्रिएटिंग आर्काइव एंड एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स। सबसे पहला जो ऑप्शन है -c ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट टारबल। -c ऑप्शन अगर आप लगाते हो टार कमांड के साथ में तो आप क्या कर सकते हो, टारबल को क्रिएट कर सकते हो। -f ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट टारबल ऑफ फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, तो -f से आप नाम स्पेसिफाई कर दोगे कि किस नाम से आपको क्रिएट करना है। देन -b ऑप्शन इज यूज टू शो क्रिएटिंग टारबल। जब आपका टारबल क्रिएट होगा, जब आपने कमांड रन करे टारबल क्रिएट करने के लिए, तो टर्मिनल पे वो शो होगा उसका आउटपुट, टारबल क्रिएट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देन -z ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट gzip फाइल। मतलब दो मेथड मैंने बताए थे, gzip मेथड और bzip2 मेथड। तो gzip फाइल किस लिए यूज़ की जाएगी, एक तरीके का मेथड ही है जो टारबल क्रिएट करेगा। अब कितना एमबी साइज ये रिड्यूस करता है ये आगे देखेंगे हम लोग, तो ये भी एक मेथड है जिसका यूज़ करके आप टारबल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में -g ऑप्शन यूज़ किया जाएगा bzip2 टार फाइल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी कितना कंप्रेस करता है आपकी फाइल को वो भी देखेंगे, राइट। देन -x ऑप्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट टार फाइल। मतलब जो फाइल को कंप्रेस किया है उसको अगर अनकंप्रेस करना है, उसके अंदर का डेटा बाहर निकाल के लेकर के आना है, एक्सट्रैक्ट करना है, अनआर्काइव करना है, तो उसके लिए -x ऑप्शन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टारबल क्रिएट करते हैं। अभी मैं पहले एक फोल्डर बना लूँगा, cd tar फाइल कर लूँ,
है क्या? नहीं है। mkdir tar फाइल नाम का एक फोल्डर बनाया मैंने, इस फोल्डर के अंदर में जाकर के परफॉर्म करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप फोल्डर बनाओ, आप कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो कमांड, ठीक है। तो मैं 3 फाइलें बना लेता हूँ पहले, टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 डॉट टी। एक्सटेंशन अगर नहीं दूंगा तो भी फाइल क्रिएट होगी, और मल्टीपल फाइल क्रिएट करना है तो स्पेस स्पेस दे करके नाम अगर भी आपने मेंशन कर दिया तो भी आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। एंटर कर लूँ, lsfn_lrth एग्जीक्यूट करूँ, देखो फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 दिखा रही है, तीनों फाइल आपकी क्रिएट हो गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका एक टार फाइल क्रिएट करना है, जिसके अंदर में उस टार फाइल के अंदर में ये तीनों की तीनों फाइल रहेगी, ठीक है। तो टार कमांड यूज़ की जाएगी टारबॉल क्रिएट करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए। हाइफन सी से आपका टारबॉल क्रिएट होगा, हाइफन एफ किस नाम से आपको टार फाइल आपकी क्रिएट करनी है, देन उसके बाद में आपके कंटेंट का नेम फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ठीक है। तो ये तीनों फाइल जो है ना इसके अंदर में ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा ये तीनों फाइल का एक टारबॉल क्रिएट किया जाएगा, वो क्रिएट ls कमांड से चेक करें, देखो दिखा रहा है rk.tar, इस नाम से आपकी फाइल क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये जो archive.tar, ये जो टारबॉल है मेरा, इसके अंदर में कौन कौन सा मेटा डेटा है। तो tar -tf कमांड से आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर में क्या आपने डाल के रखा है डेटा। तो फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 दिखा रही है आपको तीनों भी फाइल, तो tar -tf से ये चेक कर पाओगे आप, ठीक है। अब हम लोग किसी पर्टिकुलर फोल्डर का टारबॉल क्रिएट करेंगे। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे du-sh/etc, ये कमांड यूज़ की जाएगी फाइल और फोल्डर का साइज चेक करने के लिए। तो du-sh मैंने लिखा, देन उसके बाद में स्पेस दे करके मैंने फोल्डर का नाम स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो ये 43 MB का साइज़ है आपके फोल्डर का, ये बता रहा है कि 43 MB का फोल्डर है आपका, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसका टारबॉल क्रिएट करना है। तो टार -c फॉर क्रिएट, v फॉर वर्बस, f फॉर फाइल का नाम, तो etc.tar ये नाम से मैं फाइल को क्रिएट करने वाला हूँ। देन कौन से फोल्डर का क्रिएट होगा टारबॉल, वो मुझे यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये जो वी ऑप्शन लगाया ना मैंने, ये मुझे आउटपुट बताएगा टर्मिनल पर, जब आपका टारबॉल क्रिएट होगा तब। एंटर कर ले, देखो बता रहा है आउटपुट। तो इतनी सारी फाइल्स जो है ना ऊपरी की ऊपरी ऐड हो रही है आपके टारबॉल के अंदर में, वो आउटपुट है ये। lsfn_lrth एग्जीक्यूट करूँ, etc.tar लिख करके आ रहा है, इसका साइज देखो कितना बता रहा है 38 MB। du-sh कमांड से चेक कर लूँ तो 38 MB बता रहा है। एक्चुअल फोल्डर का साइज कितना था मेरा, 43 MB साइज था, राइट। तो 5 MB कम किया इसने। ये मेथड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उतना अच्छे तरीके से फाइल को रिड्यूस नहीं किया इसने, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसका कोई और मेथड यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने 2 मेथड बताए थे ना आपको, एक तो gzip वाला जिसका एक्सटेंशन .gz रहेगा, और एक तो bz2 वाला जिसका एक्सटेंशन .bz2 रहेगा, ठीक है। तो tar-czvf z ऑप्शन यूज़ किया जाएगा gzip टारबॉल क्रिएट करने के लिए, v से आपको टर्मिनल पे शो होगा, और f से आपकी फाइल क्रिएट की जाएगी etc.tar.gz वाली, ठीक है। देन /etc मैंने मेंशन किया था, इस फोल्डर का मुझे टारबॉल क्रिएट करना है, और gzip टारबॉल का जो एक्सटेंशन रहेगा वो .gz रहेगा। अभी पहले मेथड कौन सा देखा था, etc.tar वाला, तो इसने सिर्फ 5 MB रिड्यूस किया, ठीक है। इतना ही कंप्रेस करके लेकर के आ पाया है। अब ये वाला मेथड यूज़ करके देखते कितना होता है। एंटर कर लूँ तो z ऑप्शन यूज़ किया जाएगा gzip टारबॉल क्रिएट करने के लिए। lsfn_lrth एग्जीक्यूट कर लूँ, देखो 12 MB पे लेकर के आया इसने, ठीक है। du-sh etc.tar.gz देन /etc। तो एक्चुअल फोल्डर का साइज था 43 MB, इसका साइज कितना हुआ 12 MB, 12 MB तक के कंप्रेस कर दिया इसने आपकी फाइल को। कितना रिड्यूस हो गया, 31 MB रिड्यूस हो गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो मेरा दूसरा वाला मेथड है ना bz2 वाला, वो ट्राई करके देखता हूँ वो कितना कंप्रेस करता है। तो tar-cjvf etc.tar.bz2, तो जी ऑप्शन जो है
वो यूज़ किया जाएगा bz2 वाला टारबॉल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और कौन से फोल्डर का क्रिएट करना है वो मैंने मेंशन कर दिया, और किस नाम से क्रिएट करना है वो भी मैंने मेंशन कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा टारबॉल मेरा क्रिएट हो रहा है, हो गया टारबॉल क्रिएट, ठीक है। ls-rth एग्जीक्यूट कर लूँ, देखो etc.tar.bz2 आया लिख करके। साइज देखो कितना है 11 MB, dufnsh etc.tar.bz2 देन dufnsh/etc। एक्चुअल फोल्डर का साइज है 43 MB और इसने लाया 11 MB पर, तो कितना कम कर दिया इसने, 32 MB कम कर दिया, है ना। और एक्चुअल साइज कितना था 43 MB। तो बेस्ट मेथड कौन सा है, यही वाला बेस्ट मेथड है आपका। अगर आपका 50 GB का फाइल होगा तो, या 200-300 GB का फाइल होगा तो डेटा होगा तो फिर तो मेथड तो यही सही रहेगा, राइट। तो ये था टारबल को क्रिएट करना। अब हम लोग देखेंगे टारबल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद में साइज चेक करेंगे, क्या फाइल को कंप्रेस करने से डेटा करप्ट हुआ क्या, तो साइज चेक करके पता चल जाएगा हमको, राइट। tar-xvf कमांड यूज़ की जाएगी टारबॉल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। -x से टारबॉल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, -v से टर्मिनल पे शो होगा, और f से आपकी फाइल का नाम स्पेसिफाई करेंगे हम लोग कि कौन सी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एंटर कर ले ls-rth, देखो etc दिखा रहा है आपको यहाँ पर, इसका साइज देखो 8 KB बता रहा है। अब अगर मैं dufnsh etc कर लूँ, अभी कितना दिखा रहा है 43 MB। भले ही यहाँ पे 8 KB दिखा रहा होगा लेकिन एक्चुअल साइज इसका 43 MB है। अब मेरा जो /etc वाला जो फोल्डर है उसका साइज देखो 43 MB है, और जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया उसका साइज देखो, इसका 43 MB है। मतलब दोनों का सेम साइज है, मतलब डेटा आपका करप्ट नहीं हुआ। अगर आपने उसका टारबॉल क्रिएट किया तो भी आपका डेटा करप्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे टारबॉल को एक्सट्रैक्ट करना है लेकिन किसी और फोल्डर के अंदर में एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए tar-xvf कमांड यूज़ की जाएगी, देन उसके बाद में etc.tar.gz। जो भी फोल्डर को आपको जो भी फोल्डर को आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो फोल्डर का नाम मेंशन कर दो। देन उसके बाद में जिस फोल्डर में आपको एक्सट्रैक्ट करना है -C लगा करके उस फोल्डर का लोकेशन और नाम मेंशन कर दो। तो /opt मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। पहले चेक कर ले /opt में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, etc नाम का तो फोल्डर है ही नहीं। चलो इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे /opt में। एक्सट्रैक्ट हो गया, ls-rth से चेक कर लूँ, देखो 8 KB साइज बता रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर SS चेक कर लूँ ना मैं dufnsh कमांड से, तो 43 MB बता रहा है, और मेरे एक्चुअल फोल्डर का साइज भी वही है, ठीक है। तो -C से किसी और डेस्टिनेशन पर, मतलब किसी और फोल्डर पर आप अपने टारबॉल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। ये हो गया। PWD कहाँ पे काम कर रहा था मैं, टार फाइल के अंदर में, यहीं पे सारी एक्टिविटी परफॉर्म करी मैंने। अब मैं CD करके बाहर आ जाऊँगा, rm-rf टार फाइल पर एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये डिलीट हुआ, देन /opt/etc फोल्डर भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो क्लीन अप मैंने प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ पर आपका टारबॉल कंप्लीट। लेट मी स्टॉप। क्रोन टाइप यूज़ किया जाता है जॉब शेड्यूल करने के लिए, आपके एब्सेंस में, आपका काम करने के लिए, आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए आपका शिफ्ट टाइमिंग है मॉर्निंग में 10 बजे से 7 बजे तक के, ठीक है। आप चाहते हो कि रात में 11:55 में एक फ़ोल्डर का बैकअप क्रिएट होना चाहिए, या जो डेली बेसिस पे एप्लीकेशन आपका लॉग फाइल जनरेट करता है। लॉग फाइल के अंदर में सारी हिस्ट्री होती है कि किस किस ने एप्लीकेशन एक्सेस किया, कौन कौन से आईपी से आपका एप्लीकेशन एक्सेस किया गया, ठीक है। तो वो लॉग फाइल फुल हो रही है आपकी, बार बार वो डेटा आपका यूटिलाइज कर रहा है, जिससे आपका स्टोरेज बढ़ रहा है। आप चाहते हो कि डेली बेसिस पर मेरी एक कमांड रन हो जाए, ठीक है, जो लॉग फाइल को क्लियर करती हो, क्लीन करती हो, ठीक है।
लेकिन आप प्रेजेंट नहीं हुई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो आपके एब्सेंस में कौन करेगा आपका काम? या तो दूसरा बंदा शिफ्ट में रहेगा तो उसको बता करके जाओगे, वो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो आपको तो 11:55 पे करना था वो। तो आप क्या कर सकते हो, लिनक्स की हर एक कमांड, हर एक एक्टिविटी, चाहे वो स्क्रिप्ट रन करना हो, चाहे वो किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करवाना हो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसके लिए आप क्रॉन टैब का यूज़ कर सकते हो। क्रॉन टैब एक तरीके का जॉब शेड्यूलर है, ठीक है। जॉब शेड्यूल करना मतलब आपने कोई कमांड्स शेड्यूल करके रखी कि इतने बज के इतने मिनट पे ये कमांड रन होनी चाहिए, उसको बोलते हैं शेड्यूलर, ठीक है। तो क्रॉन शेड्यूलर क्या करेगा, अगर आपने क्रॉन के अंदर में कोई भी कमांड मेंशन कर दी तो उतने बज के उतने मिनट पे, जितने भी टाइम पे आपने उसको शेड्यूल करके रखा हुआ है, वो उतने बज के उतने मिनट पे आपकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर देगा, ठीक है, आपके कमांड्स को रन कर देगा। क्रॉन टाइप की कुछ फील्ड्स होती है, ये फील्ड्स है उसकी, ये मैंने फाइल के अंदर में डाल के रखा, ये फाइल आपको आपके सिस्टम पे नहीं मिलेगी, मैंने बस ये बना करके रखा हुआ था ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो ये पहला वाला जो फील्ड है ना स्टार का, ये इस तरीके से पॉइंट आउट करते हुए ऐसे आएगा और मुझे बता रहा है कि यहाँ पे मिनट स्पेसिफाई किया जाता है, ये मिनट का फील्ड है। देन दूसरा वाला जो स्टार है ना आपका, ये इस तरीके से ऐसे पॉइंट आउट करते हुए आएगा और ये बता रहा है कि हॉर का फील्ड है, यहाँ पर हार्स मेंशन करोगे, ठीक है, कितने बज के कितने मिनट पर आपका जॉब एग्जीक्यूट होने वाला है। ये तीसरा जो फील्ड है ना, ये फील्ड है आपका डे ऑफ द मंथ का, और मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 to 31 होते हैं, मतलब महीने में कौन से दिन आपको टास्क आपका एग्जीक्यूट करना है। देन ये वाला जो फील्ड है आपका, ये आपका मंथ का, मतलब ये टास्क साल में कितने महीने एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे। देन उसके बाद में ये वाला जो टास्क है, ये जो स्टार है आपका, ये बताता है कि ये डे ऑफ द वीक, मतलब वीक में कितने दिन आपको अपना जॉब एग्जीक्यूट करवाना है, कमांड एग्जीक्यूट करवाना है वो। फिर सबसे लास्ट में आएगी आपकी कमांड्स, यहाँ पर डालो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो लिनक्स की, कोई भी स्क्रिप्ट हो, चाहे लिनक्स की हो, पाइथन की हो, राइट। पाइथन इस पर इंस्टॉल कर दिया, स्क्रिप्ट रन करोगे तो इस पर भी वर्क करेगा ना। तो चाहे कोई भी स्क्रिप्ट मेंशन कर दो, चाहे कोई कमांड मेंशन कर दो, वो उतने बज के उतने मिनट पर शेड्यूल हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल। अब ये मैंने स्टेटमेंट लिखा और सामने मैंने हैश लगा दिया, तो ये कमांड मेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये किसी के तरीके की कमांड नहीं थी, ये मैसेज थी, बस मुझे एक्सप्लेनेशन देना था कि मिनट, मिनट के कॉलम में अगर आपने स्टार स्पेसिफाई किया तो ये टास्क को हर मिनट में एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर स्टार मेंशन कर दिया तो ये टास्क को हर मिनट में एग्जीक्यूट करेगा आपके, राइट। अब हॉर के कॉलम में, मतलब ये वाले कॉलम में, यहाँ पर आपने 1, 2, 4 इस तरीके से अगर आपने मेंशन किया, मतलब ये टास्क रात में 1 बजे, 2 बजे और 4 बजे को रन होगा, ठीक है। इसके सामने भी हैश लगा लूँगा तो ये इसको एज अ कमांड कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है, और कुछ भी एग्जीक्यूट करके देगा नहीं आपको, ठीक है। डे ऑफ द मंथ, अब यहाँ पर डे ऑफ द मंथ वाला जो कॉलम है ना आपका, ये वाला, इसमें 1-5 स्टार की जगह पे 1-5 अगर इस तरीके से आप मेंशन करते हो यहाँ पर स्टार की जगह पर, ठीक है, तो ये टास्क वीक में कितने दिन रन करना है वो स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था संडे की वैल्यू कितनी है, संडे की वैल्यू है 0, राइट। तो मंडे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो फ्राइडे की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 1 to 5, मतलब मंडे से लेकर के फ्राइडे तक की ये टास्क रन होगा अगर आपने 1 to 5 यहाँ पर मेंशन कर दिया तो, ठीक है। अब ये रहा मेरा हॉर का कॉलम, ये वाला। अब स्लैश को हम अगर */4 करके लगाते हैं, मतलब यहाँ पर */4 लगा दूँ मैं, ठीक है, तो ये हर 4 घंटे में टास्क को रन करेगा आपके,
या तो इस तरीके से मेंशन कर दो, या तो फिर एक लॉन्ग वे भी है उसको मेंशन करने का। एग्जांपल बताता हूँ, 0,4,8,12,16,20। या तो ऐसे मेंशन कर दो अगर हर 4 घंटे में आपको जॉब आपका एग्जीक्यूट करवाना है तो, या फिर */4 अगर आपने मेंशन कर दिया तो ये हर 4 घंटे में एग्जीक्यूट खुद ही कर देगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है आपका, ये यूज़ करोगे तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन दोनों तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे हमारे लिनक्स की कमांड्स क्रॉन जॉब के अंदर में। तो क्रॉन टैब में हम लोग जॉब शेड्यूल करेंगे, ठीक है। lsfnlrth/opt माइक्रॉन नाम का फोल्डर दिख रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपके सिस्टम पे नहीं मिलेगा, ये मेरे सिस्टम पे है, ठीक है। rm-rf माइक्रॉन नाम का फोल्डर है, इसको भी यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, राइट। अब lsfnlrth एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स भी है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से कुछ फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। rm-rf, देन उसके बाद में ये जो nginx वाली फाइल्स हैं, ये एक मिनट star.tar लगा देता हूँ। आपके सिस्टम पे नहीं मिलेगी, मेरे सिस्टम पे, इस वजह से मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। देन ये गूगल क्रोम वाला फाइल भी, हेलो वर्ल्ड वाला भी, get-docker.sh ये भी, देन docker-compose ये भी, सौरभ इसको भी डिलीट कर दे, users.txt, userinfo.txt, ठीक है। देन उसके बाद में एंटर करते हैं, देखते कितनी बची है। इतनी फाइल्स बची हुई है, rm-f oppo.txt, tarball.txt, और उसके बाद में permission.txt, containerd.txt, testing.txt, add file.txt, user.sh, lsfnlrth, और फाइल कुछ डिलीट करनी पड़ेगी मेरे को, माई फाइल new.txt, देन उसके बाद में add file.txt, yum.txt और टेस्टिंग। lsfnlrth एग्जीक्यूट कर लूँ, नाउ इट्स बेटर, ठीक है। अब cron tab -e कमांड यूज़ की जाएगी जॉब को शेड्यूल करने के लिए। ये डेटा जो मैंने डिलीट किया आपके सिस्टम पे नहीं होगा, मुझे डिलीट करना था, इस वजह से मैंने डिलीट किया। तो ये जो पार्ट मैंने किया है उसको स्किप कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो cron tab -e कमांड यूज़ की जाएगी जॉब को शेड्यूल करने के लिए, राइट। तो मैं cron tab -e से cron जॉब में जाऊँगा, 0 लाइन 0 कैरेक्टर्स आया लिख करके यहाँ पर, ठीक है। ये क्या करता है, बिहाइंड में टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करता है, टेक्स्ट एडिटर ऑपरेटर का मतलब विम कमांड का यूज़ करता है। और एक ये रन टाइम पे फाइल ऐसे क्रिएट करेगा, जब आप लोग इसके अंदर लिख दोगे ये फाइल चले जाएगी यहाँ से क्रॉन जॉब के अंदर में, ठीक है। आईएस इंसर्ट मोड में जाता हूँ, देन Ctrl+Shift+V। अब यहाँ पर Ctrl+Shift+T से एक नया टर्मिनल ओपन करूँगा, Ctrl+Shift++ किया, डेट कमांड एग्जीक्यूट किया। तो 8:38 10 सेकंड हो रहे हैं, IST टाइम जोन है 2024 और मंडे का दिन है 8 जुलाई। तो 8:38 हो रहे हैं, मुझे मेरे जॉब को शेड्यूल करना है। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 8, ये मेरा हॉर का कॉलम है, ठीक है। Alt+2 अगर मेंशन करूँगा, Alt+2 प्रेस करूँगा तो सेकंड टर्मिनल पे जाएगा, Alt+1 प्रेस करूँगा तो फर्स्ट टर्मिनल पे आएगा। तो Alt+2 प्रेस किया सेकंड पे आ गया, Alt+1 प्रेस किया तो 1 पर आ गया। तो अभी कितने बज रहे, 8:38 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 8:39 पे ये क्या करना चाहिए, फोल्डर क्रिएट करना चाहिए इसने, ठीक है। 38 नहीं करते, 40 कर देते इसको, क्योंकि अभी तो इतना टाइम हो ही गया मेरे पास में, 8:38 54 सेकंड्स हो गए ना, ठीक है। तो 8:40 पर आपका ये जॉब ट्रिगर होगा। अब lsfnlrth एग्जीक्यूट करता हूँ, pwd करता हूँ, /root फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ, बराबर। अब यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे माइक्रॉन नाम का कोई फोल्डर दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब lsfnlrth/root इस कमांड को मैं डालूंगा वॉच के अंदर में, एंटर कर लेते हैं। वॉच में मैंने डाला,
एवरी 2 सेकंड्स लिख कर के आया यहाँ पर। ये कमांड क्या करेगी पता है, हर 2 सेकंड के अंदर में ये LSFN LRTH कमांड एग्जीक्यूट करेगी। तो 8:39 40 सेकंड्स हो रहे हैं अभी। मैं मेरे क्रॉन टैब को 7 क्विट करके बाहर आता हूँ। माइक्रॉन नाम का फोल्डर अभी बना नहीं है, ठीक है। तो mkdir कमांड मैंने मेंशन करी थी, उससे माइक्रॉन नाम का फोल्डर क्रिएट होने वाला था /root फोल्डर के अंदर में। तो जैसे ही क्रिएट होगा ना, तो यहाँ मुझे नीचे बता देगा। तो अभी काउंट करो कितने मिनट बचे हमारे पास में, कितने सेकंड बचे, 5 सेकंड बचे। जैसे 8:40 हो जाएंगे, आपका जॉब ट्रिगर हो जाएगा, आपका कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो गया, माइक्रॉन नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ, यहाँ पर अभी दिखा रहा है आप सभी को, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो क्रॉन टैब -L से आप क्या करोगे, जितने भी क्रॉन जॉब आपने शेड्यूल करके रखे हुए थे वो आप लिस्ट डाउन कर सकते हो बिना क्रॉन टैब को ओपन किए, बाहर से। तो ये जॉब आपने शेड्यूल किया था 8:40 पे, ये फोल्डर क्रिएट होना चाहिए, तो फोल्डर क्रिएट हुआ। तो बस इस तरीके से जैसे टर्मिनल पे कमांड आप लोग मेंशन करते हो ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो कमांड मेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई और मेरा फोल्डर भी क्रिएट हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा एग्जाम्पल। rm-f/example.txt, इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। आपके सिस्टम पे नहीं होगी, मेरे सिस्टम पे है ये, क्योंकि मैंने इसके पहले ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था इस वजह से, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस कमांड को इग्नोर करिएगा। अब क्रॉन टैब -e मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वापस से क्रॉन जॉब को शेड्यूल करने के लिए। एंटर करूँगा, क्रॉन टैब -e कमांड यूज़ की जाएगी नए जॉब को शेड्यूल करने के लिए, प्लस पुराना वाला जो जॉब है ना आपका, उसको वापस से मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, तो उसके लिए भी आप सेम कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन किया। अब ये मेंशन करने के बाद में ओसन एक्स लाइन के इंसर्ट मोड में जाऊँगा, देन Ctrl+Shift+V। ये मेरा क्रॉन जॉब का एग्जांपल मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो */2 मैंने मेंशन किया और मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपने मिनट के कॉलम में */4 */10 */2 इस तरीके से मेंशन कर दिया, तो ये जॉब हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बाकी हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट करवाना है तो हर घंटे में एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा, हर दिन एग्जीक्यूट होगा, हर डे में एग्जीक्यूट होगा, हर मंथ में एग्जीक्यूट होगा, राइट। देन इको हेलो क्रॉन जॉब, इको कमांड किस लिए यूज़ की जाती है, किसी भी तरीके के मैसेज को प्रिंट करने के लिए। तो हेलो क्रॉन जॉब मैंने यहाँ पर लिखा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिडायरेक्ट कर रहा हूँ /example.txt इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो डबल रिडायरेक्ट का साइन क्या करेगा, हर 2 मिनट में हेलो क्रॉन जॉब इस फाइल के अंदर में लिखते जाएगा। तो ये फाइल तो क्रिएट नहीं है अभी। अब मैं आता हूँ सेकंड टर्मिनल पे, Ctrl+C करके बाहर आऊँगा। अब वॉच कमांड में मैं क्या डालूंगा, कैट कमांड किस लिए यूज़ की जाती है, फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड करने के लिए। डाला मैंने, नो सच फाइल और डायरेक्टरी बता रहा है। कितने मिनट हो रहे हैं अभी, 8:42 36 सेकंड्स, ठीक है। तो ये हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट होगा। 7 क्विट करके बाहर आ जाते हैं। चलो क्रॉन टैब -L कर लूँ लिस्ट डाउन करने के लिए। देखो क्रॉन जॉब आपका शेड्यूल हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे ही 2 मिनट होंगे ना, फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी और हेलो क्रॉन जॉब लिख करके आ जाएगा। तो 2 मिनट तक के वेट कर रहे हैं हम लोग फिलहाल। 2 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, आपका फाइल क्रिएट होगा और उसमें हेलो क्रॉन जॉब भी लिखा जाएगा। हो गई फाइल क्रिएट, हेलो क्रॉन जॉब लिख करके आया जैसे 2 मिनट कंप्लीट हुए। तो ये जॉब जो है ना आपका हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट होते रहेगा। मैंने एग्जीक्यूट किया था क्या इसको, नहीं, इसको क्रॉन ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। चलो वापस से अपने फर्स्ट टर्मिनल पे आएंगे। अब एक तीसरा एग्जांपल, क्रॉन टैब -E से वापस से जॉब शेड्यूल करने के लिए क्रॉन जॉब में जाऊंगा। देन
ओ से नेक्स्ट लाइन के इंसर्ट मोड में आता हूँ और मैं तीसरा एग्जांपल अभी पेस्ट करता हूँ अपना यहाँ पर। पेस्ट कर दिया तीसरा एग्जांपल। अब हमको क्या करना है, आज का दिन कौन सा है, मंडे का दिन है। चलो यहाँ पर मंडे डाल देते हैं। किसी स्पेसिफिक डेज पर अगर आपको शेड्यूल करवाना है तो कौन से दिन में शेड्यूल करवाना था, लास्ट वाला फील्ड आपको मैंने बताया था, ये वीक का फील्ड है ना आपका। वीक में कौन से दिन आपको आपका जॉब एग्जीक्यूट करवाना है, तो मुझे मंडे के दिन एग्जीक्यूट करवाना है। तो स्लैश रूट स्लैश माइक्रोन नाम का फोल्डर स्लैश ओपीटी फोल्डर में कॉपी हो जाना चाहिए। तो सीपी कमांड मैंने आपको पढ़ाई थी, डेटा कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाएगा फाइल्स एंड फोल्डर्स। -r से फोल्डर हम लोग कॉपी कर लेंगे। देन अभी टाइम कितना हो रहा है, तो 8:45 13 हो रहे हैं, तो 8:46 पे इसको मैं शेड्यूल कर देता हूँ। 8:46। ठीक है, अभी कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 8:45 23 हो रहे हैं। ठीक है, चलो इधर आ जाते, 7 क्विट करके बाहर आ जाएंगे। फ्रंट टैब -L कर लूँ, जॉब आपका शेड्यूल हो गया। अब यहाँ पर आता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और -LRTH /OPT फोल्डर पर एग्जीक्यूट करूँगा। अभी माइक्रोन नाम का फोल्डर बता रहा है क्या, यहाँ पे नहीं बता रहा है। जैसे 8:46 हो जाएंगे, आपका फोल्डर /root/माइक्रोन फोल्डर से कॉपी होकर के /OPT में कॉपी हो जाएगा। वो कॉपी माइक्रोन आ गया फोल्डर यहाँ पर आपका अभी। ठीक है, अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कैसे होता है, ये जो कमांड है ना एवरी 2 सेकंड लिखा है, वॉच कमांड क्या करेगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जितने, अगर आप कोई भी कमांड मेंशन करोगे ना तो हर 2 मिनट में कमांड एग्जीक्यूट करते रहेगी वो, और जो रिसेंट आउटपुट रहेगा वही बताएगा ना आपको यहाँ पर। इस वजह से ये रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि आपकी कमांड बार बार हर 2 सेकंड में एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब इसका लास्ट एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट टर्मिनल पे चलूंगा, फ्रंट टैब -E वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ, शिफ्ट जी से लास्ट लास्ट लाइन पे, ओ से नेक्स्ट लाइन के इंसर्ट मोड पे, Ctrl+Shift+V। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, */2 वाला एग्जांपल हमने पहले ही देख लिया, जो कि ये वाला था। तो इस एग्जांपल में नया क्या है, इस एग्जांपल में बस नया क्या है, %। अभी ये सारी एक एक सिंगल कमांड एग्जीक्यूट की ना आपने, आप चाहते हो कि मल्टीपल कमांड्स उतने बज के उतने मिनट पे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो पहली कमांड जैसे एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में आप चाहते हो कि दूसरी कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है, %, लगा लो। मल्टीपल कमांड्स आपके एग्जीक्यूट करवाना है आपको, तो एक कमांड लिखो, फिर %, लगाओ, उसके बाद में फिर दूसरी कमांड लिखो, फिर वापस से %, लगाओ, फिर तीसरी कमांड स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, तो जितनी भी नंबर ऑफ कमांड्स आप सेम टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएगी। राइट, तो echo hello ओप्पो, देन डबल रीडायरेक्ट, ये क्या करेगा, ये जो हेलो ओप्पो वाला जो मैसेज है इसको oppo.txt फाइल के अंदर में ऐड कर देगा, इस फाइल को क्रिएट करने के बाद। देन echo hello vivo oppo.txt फाइल के अंदर में ये ऐड कर देगा। ठीक है, हर 2 मिनट में। राइट, पहले ये कमांड एग्जीक्यूट होगी आपकी, उसके बाद में ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी। राइट, अब मैं यहाँ वाले टर्मिनल पे आता हूँ, Ctrl+C करके बाहर आ जाऊँगा, echo hello ओप्पो। ठीक है, %, echo hello vivo, एंटर कर लो। तो हेलो ओप्पो और हेलो वीवो दोनों ही कमांड मेरी एग्जीक्यूट हुई, और दोनों का टर्मिनल पर मुझे आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कमांड आपकी क्रॉन जॉब में भी एग्जीक्यूट होगी। अब फाइल कौन सी क्रिएट होने वाली है मेरी, ये वाली। ठीक है, इस फाइल को हम लोग डालेंगे वॉच में, जब ये फाइल क्रिएट होगी तो। चलो इधर आ जाते हैं, वॉच कमांड वापस से मैं लूँगा। अब यहाँ पर कैट मेंशन करता हूँ और मेरी फाइल का नेम, तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी बता रहा है। ठीक है, 2 मिनट के बाद में मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। चलो 7 क्विट करके मैं बाहर आया, अब क्रॉन टैब -L में एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जॉब मेरा शेड्यूल हुआ है। ठीक है, माय गॉड, ये लास्ट में ना सी ऐड हो गया, इसको डिलीट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, अब 7 क्विट करके बाहर आ जाता हूँ, क्रॉन टैब -L एग्जीक्यूट कर लूँ, मेरा जॉब शेड्यूल हो गया। ठीक है, जैसे ही 2 मिनट होंगे ये फाइल
क्रिएट हो जाएगी, और हेलो ओप्पो और हेलो वीवो दोनों लिखा हुआ दिखाई देगा आपको इस फाइल के अंदर में। तो डबल रीडायरेक्ट का साइन क्या करेगा, फाइल के अंदर में कंटेंट ऐड करते चला जाएगा, ठीक है, पुराना कंटेंट भी रहने देगा और नया कंटेंट भी ऐड करते चला जाएगा, जो भी आपने मेंशन करके रखा हुआ है वो। हेलो ओप्पो हेलो वीवो आ रहा है लिख करके, ठीक है। तो आपका जॉब ट्रिगर हो गया और मल्टीपल कमांड्स आपने एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है। तो हर 2 मिनट में ये एग्जीक्यूट होते रहेगा अभी। अब इसका लास्ट एग्जांपल, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो हम लोगों ने जॉब शेड्यूल किया था ना, ये जॉब शेड्यूल हुआ था मेरा कौन से यूज़र से, नॉर्मल सॉरी रूट यूज़र से, ठीक है। तो cron tab -l कमांड से आप लिस्ट डाउन कर सकते हो कि कितने जॉब आपने शेड्यूल करके रखे हुए हैं, ठीक है। और cron tab -e से आप जॉब को शेड्यूल करते थे। अब -e उसके बाद में -u देन यूज़र का नेम, ठीक है। तो जिस भी यूज़र के लिए आपको जॉब शेड्यूल करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र ऐड cron यूज़र 1 हो गया ऐड। आप इसको पासवर्ड असाइन कर देंगे, cron यूज़र को पासवर्ड cron यूज़र 1 cron यूज़र 1। तो जो यूज़र नेम है वही मैंने एज अ पासवर्ड सेट कर दिया, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो cron यूज़र है ना, जो यूज़र मैंने क्रिएट किया, ये कमांड को रन करना चाहिए, ये जॉब को एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जॉब को शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो cron टैब -e ये रूट यूज़र के लिए था। अगर आपने स्पेस दे करके -e और यूज़र नेम मेंशन कर दिया, तो इस यूज़र के लिए आप जॉब को शेड्यूल करोगे, ठीक है। एंटर कर ले, आ गया मैं, देखो इसमें कुछ भी अभी शेड्यूल नहीं है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, एक फ़ाइल को क्रिएट करना था मुझे, lsfnlrth/tmp। यहाँ पे इतना सारा डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी। तो मैं क्या करता हूँ, lsfnlrth/home/cron यूज़र 1। इसके अंदर कोई फ़ाइल बता रही है कि आपको, नहीं बता रही है। मैं चाहता हूँ कि ये फ़ाइल मेरी क्रिएट होना चाहिए। कब क्रिएट होना चाहिए, हर मंडे के दिन क्रिएट होना चाहिए ये फ़ाइल। या फिर वो ना करते हुए */2 देन *** हेलो cron यूज़र, ठीक है। ये फाइल के अंदर में जाकर के ऐड होना चाहिए, /home/cron यूज़र 1 देन hello.txt। ये वाली फाइल क्रिएट होना चाहिए मेरी, ठीक है। तो हर 2 मिनट में हेलो cron यूज़र इस फाइल के अंदर में लिखा जाएगा। तो ये फाइल अभी है क्या प्रेजेंट हमारे सिस्टम पे, चलो वॉच कमांड में डाल देते हैं इसको, कैट कर ले। नो सच फाइल और डायरेक्टरी बता रहा है, नहीं है ये, ठीक है। अब मैं शेड्यूल करता हूँ, कर दिया मैंने इसको शेड्यूल। अब अगर मैं इसको लिस्ट डाउन करने का ट्राई कर लूँ cron tab -l करके, तो ये जो लिस्ट डाउन कर रहे हैं आप, ये तो रूट यूज़र के लिए लिस्ट डाउन कर रहे हैं ना। नॉर्मल यूज़र के लिए लिस्ट डाउन करना है तो नॉर्मल यूज़र का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा -u लगा करके, तब जा करके बताएगा, बता रहा है अभी, ठीक है। चलो इधर आ जाएगी, जैसी फाइल बनेगी 2 मिनट में, तो हेलो cron यूज़र आपको दिखाई देने लगेगा। 2 मिनट तक के वेट करते हैं, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल, इसके साथ में आपका cron टैब कंप्लीट। हेलो cron यूज़र आ गया लिख करके, ठीक है। आपकी फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब कंट्रोल सी करके बाहर आ जाऊँगा, lsfnlrth/home/cron यूज़र 1 पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो ये फ़ाइल तो बनी hello.txt, लेकिन कौन से यूज़र से बनी, cron यूज़र 1 से। क्यों, क्योंकि ये कमांड किसने रन करी थी,
क्रॉन यूज़र नहीं रन करी थी, क्योंकि जॉब आपने उस यूज़र के लिए शेड्यूल किया था ना, तो वही कमांड रन करेगा। तो चाहे वो फाइल क्रिएट करे, चाहे वो फोल्डर क्रिएट करे, उसका ओनर कौन रहने वाला है? क्रॉन यूज़र ही रहने वाला है। ठीक है, तो hello डॉट txt का ओनर और ग्रुप दोनों क्रॉन यूज़र 1 है, राइट। तो ये जॉब जो एग्जीक्यूट हुआ आपका क्रॉन यूज़र 1 से एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे cron tab -l से आप लिस्ट डाउन करके चेक कर सकते हो कि एक रूट यूज़र के लिए कितने जॉब आपने शेड्यूल किए हैं। तो cron tab -l से हमने लिस्ट डाउन किया, cron tab -e से हमने जॉब को शेड्यूल किया। अब अगर मैं ये सारे के सारे क्रॉन जॉब मुझे रिमूव करना है ना, तो cron tab -r अगर मैं लगा दूँ तो ये सारे के सारे क्रॉन जॉब रिमूव हो जाएंगे। और अगर इसमें से सिर्फ सिंपल एक ही डिलीट करना है आपको, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -e लगा करके पहले क्रॉन जॉब में जाना पड़ेगा। फिर मान लो ये 3rd नंबर का मुझे रिमूव कर दें, तो डबल डी से मैं इसको डिलीट कर दूँ, 7 क्विट करके बाहर आ जाता हूँ, हो गया वो डिलीट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी क्रॉन जॉब शेड्यूल करके रखे वो सारे के सारे डिलीट हो जाने चाहिए। तो cron tab -r से ये रूट यूज़र से शेड्यूल किए हुए जितने भी क्रॉन जॉब थे सबके सब डिलीट कर देगा। कर दिया डिलीट। देन इसके बाद में cron tab -l -u क्रॉन यूज़र 1। तो इस जॉब तो क्रॉन यूज़र के लिए जितने भी जॉब मैंने शेड्यूल करके रखे थे वो मैंने लिस्ट डाउन करके देख लिए। ठीक है, अब अगर इसमें से कोई एक पर्टिकुलर जॉब को डिलीट करना है तो पहले ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आप डिलीट कर सकते हो डबल डी कमांड एग्जीक्यूट करके विम एडिटर में, राइट। लेकिन वैसे डिलीट नहीं करना है, तो सारे के सारे ऑल डिलीट करना है, तो यहाँ पे -l की जगह r लगा दो। तो क्रॉन यूज़र से और नॉर्मल यूज़र से, जिस भी यूज़र से आपने जॉब शेड्यूल करके रखे हुए थे, उस यूज़र के अगर पूरे के पूरे जॉब डिलीट करना है आपको क्रॉन शेड्यूलर के, तो -r लगा दो, पूरे के पूरे जॉब डिलीट हो जाएंगे। देखो, नो क्रॉन टैब फॉर क्रॉन यूज़र। अब यहाँ से आपने रिमूव कर दिया ना, अब ये जॉब दोबारा कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एंट्री नहीं है ना क्रॉन टैब के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रॉन टैब वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।